अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं करंट अफेयर्स की पेपर प्रेजेंटेशन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दिस लेक्चर इज स्पेशली डिज़ाइन ताकि आप लोगों जो मिस्टेक्स करेंगे आप अपने एग्जाम के अंदर, अपने पेपर्स के अंदर, वो आप ये मिस्टेक्स ना करें। अब इसमें सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट विच यू ऑलरेडी हैव, जो कि मैंने आपको काफ़ी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, एंड देन वी हैव 4 or 5 मोर लेक्चर्स जिसमें आपको डिलीवर किए जाएगा कंटेंट। तो द थिंग इज के यू नीड टू हैव अ गुड कंटेंट। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, जो टॉपिक्स हमने किए हैं उस पर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं होना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज हाउ टू राइट इट। ठीक है, हाउ टू राइट इट इन द पेपर, because the question is कि they are not going to ask you the verbal questions, they are not going to take your interview कि भाई इस चीज़ के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, या what do you think, what are the implications of the conflict in the Middle East, or how Pakistan can get rid of terrorism, which is rising in the country, or what is the role of SARC or BRICS or whatever it is, जो भी current affairs के question है, they are not going to ask you these type of questions. They are not going to ask you verbally, so you have to write it in the paper. But the question is ke, how do we write? Do we write it with the headings, without headings? How do we incorporate data? How do we incorporate maps? How do we incorporate charts? All these things make our current affairs paper unique and different. मेरे पास मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू गेट सेम कंटेंट, बट व्हेन यू राइट इट इन द एग्जाम, व्हेन यू राइट इट इन द मॉक्स, तो इसमें जो डिफरेंस है, जो इसके अंदर चीज़ एक यूनिक आती है, वो आपकी एक पेपर प्रेजेंटेशन होती है, एक आपकी अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होती है, जो कि आपके पेपर को एक स्टैंड आउट करती हैं। अगर आप ये चीज़ें ऐड ना करें अपने पेपर के अंदर तो आप पास तो हो जाएंगे, बट द क्वेश्चन इज वी आर नॉट हेयर simply to pass the exam. We are here that we need at least 70 plus marks. So if you need to get 70 plus marks, there are two requirements for it. One is at least from the MCQs portion, जिस पे मैं एक बुकलेट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आफ्टर द सेशन। अब MCQs में आपको एटलीस्ट 15 या 10 से 15 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके इसमें 10 से 15 मार्क्स नहीं आते, सो यू कैन नॉट रीच दिस 70 प्लस का जो मार्क है, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव में हमेशा से जो चेकिंग है वो अब टफ से टफ होती जा रही है। और उनका जो अब पर्पस था, वो देखते थे कि भाई ये तो 120 पेपर जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बनते हैं, तो इसमें से तो बच्चे इजीली पास हो जाते हैं। सो क्यों ना इसको टारगेट किया जाए। सो वो किसी तरीके से टारगेट करते हैं। CSS स्पेशल के अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी टारगेट हुआ। 2 साल पहले आप देखते हैं पाकिस्तान अफेयर्स को टारगेट किया गया। करंट अफेयर हमेशा से एवरेज मार्क्स देता है, इट्स अराउंड 50 प्लस कंसीडर्ड अ गुड एवरेज मार्क्स, गुड मार्क्स। 60 प्लस आर कंसीडर्ड वेरी गुड मार्क्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स। 70 में कभी कभी एग्जामिनर लेके जाता है आपको। व्हेन एग्जामिनर गिव्स यू 70 मार्क्स, इट मीन्स के 60 प्लस से 70 वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और 50 से 60 वाला डेट्स फाइन ओके है। हमारे टाइम में लास्ट ईयर जो CSS 2023 का था, उसमें 50 से 60 वाला कंसीडर होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उसमें एक थ्रेशोल्ड काफ़ी कम था, टफ चेकिंग हुई थी। तो हमेशा हर साल ये डिफरेंट होता है कि आपके लाजमी नहीं है कि आपकी दफ़ा अगर पेपर चेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है तो आपके लिए इस सब्जेक्ट को पास करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पेपर चेकिंग आसान है, आपको अच्छे नंबर दे रहा है एग्जामिनर, तो आपके लिए इसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओवरऑल इस इन हर एक सब्जेक्ट से आपकी एलोकेशन जो है वो मैटर कर रही होती है। स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पंजाब डोमिसाइल, उनके लिए रिटर्न में अच्छा परफॉर्म करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आई गॉट 664 मार्क्स इन माई CSS 2018 अटेम्प्ट। इट्स नॉट अ बैड नंबर, इट्स नॉट इवन अ गुड नंबर एज वेल। अब 664 मार्क्स में I could not get allocation. My position was 256th, and someone from other province on other quota, he got around 360 position and he was in PAS group at my time. So you can see कि if I had more than 664, मेरे इंटरव्यू में at that time I got only 123 marks,
तो इफ़ आई गॉट एट दैट टाइम 700, अराउंड 700, तो मेरी एलोकेशन हो जानी थी। सो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलोकेशन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया। सिर्फ मैं ये नहीं बात कर रहा कि आपने अच्छा ग्रुप लेना है, आप सिर्फ एलोकेशन की बात अगर करें पंजाब वालों के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो बाकी हमारे प्रोविंसेस के हैं, दे नीड टू परफॉर्म वेल, बिकॉज जो टॉप ग्रुप्स हैं उसमें सीट्स कम होती हैं और उसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है। What changed in my second attempt? Nothing extraordinary. I again scored nearly the same marks. I scored 679. My bad, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, पेपर प्रेजेंटेशन की बताऊंगा, वो मैंने अपने टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं की थी। मैं उसमें भी वीकनेस मेरी होती थी। क्यों वीकनेस होती थी? क्योंकि मैंने मॉक एग्ज़ाम नहीं दिए। मुझे नहीं पता था कि पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड आप किस तरह ले सकते हैं। कई दफ़ा आप एक पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर लें, जैसे एट दैट टाइम मेरे टाइम में करंट अफेयर और आई स्कोर्ड 70 प्लस मार्क्स इन करंट अफेयर्स एंड 82 मार्क्स इन IR पेपर 2। तो ये मेरे लिए एक बोनस मार्क्स है बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट, और मुझे इस पे ज़्यादा अच्छा आता था, तो मे बी आई कुड प्रेजेंट दैट वेल, कंटेंट मेरे पास अच्छा था। बट बाकी पेपर्स में मेरे साथ इतनी जो अच्छी फॉर्चुनेट थी वो नहीं थी। बट यू सी के आई गॉट 679 मार्क्स इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, आई गॉट 664 मार्क्स इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, माई पोजिशन वॉज 256, बट इन 2020 my position was 18th, and I got the position and I got the group of my desire। तो ये डिफरेंस है। अब इसमें तो मेरी लक मैटर करती है, ठीक है। मैंने, मे बी यू कॉल इट लक, मे बी यू कॉल इट एफर्ट, वट एवर, क्योंकि मेरे जो इंटरव्यू में स्कोर था डेट वॉज 208, सो दैट वॉज गुड स्कोर अमंग द टॉपर्स इन माई बैच। ठीक है, मेरे साथ जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस TMG में आए, आई वॉज द हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोरर एट दैट टाइम। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने 2018 के बाद 2019 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि 2019 में आपका पूरा रिजल्ट जो है ना वो ले जाता है। जैसे अभी 2024 वालों का रिटर्न ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया, तो मेरा रिजल्ट जो था वो नवंबर में आ गया था 2018 के, और फिर नेक्स्ट जो ईयर था 2019 उसमें इंटरव्यू, और फिर उसका फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट जो था वो मई 2019 में आया था। और एट दैट टाइम आपके पास इंटरव्यू जो रिटर्न होता है वो चले जाता है। सो आई अपीयर्ड राइट आफ्टर दिस थिंग, तो मेरी कंसेक्टिव अटेम्प्ट थी। तो आप ये देखें कि इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं सिर्फ ये बताने का पर्पज़ ये है कि भाई आपकी तो लक अच्छी नहीं है, आप सिर्फ एज्यूम तो ये करें, आप ये ना समझें कि आप लकी हैं, होंगे। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी लक अच्छी नहीं है। अगर आपके 664 आए या आपके 679 आए, अगर आप पंजाब से हैं या लेट से सिंध से हैं, बलोचिस्तान से हैं, किसी भी प्रोविंस से हैं, और आपको अपनी डिज़ायर्ड एलोकेशन ना मिले या आपको एलोकेशन ही ना मिले, तो हमने बात करनी है 700 मार्क्स की। जो आपका टारगेट होना चाहिए, जो हमेशा माइंडसेट होना चाहिए, वो 700 मार्क्स। तो इसके अंदर एक एक मार्क, एक एक चीज़ जो है उस पर एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है, ताकि फिर ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको दिए हैं, मैंने हमेशा बात की है कंटेंट की, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम समझेंगे कि आपके पास अगर बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अब अगर हमने अंडरस्टैंड करना है पेपर प्रेजेंटेशन को, तो कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए जिसका हम आंसर अभी देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपने इनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगर हम पहले, जो पहली चीज़ है पेपर प्रेजेंटेशन के और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स दोनों में, जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ है। यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट जो कि गिवन है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें हमें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें कि बलूचिस्तान वाला प्रोविंस, अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। द recent protests in Balochistan reflect that despite being Pakistan's largest province, it lags in socioeconomic indicators compared to other provinces। ठीक है। Provide a critical evaluation of the cause and suggest a roadmap for its stability and prosperity।
अब इसके अंदर हमने कौन सी चीजें पूछी हैं? सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल बाइफरकेट द क्वेश्चन इनटू कंपार्टमेंट्स के उसके अंदर पूछा क्या हुआ है। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डिकंस्ट्रक्ट करना है और आपने देखना है कि उसके अंदर आप पूछ क्या रहे हैं। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो रीसेंट प्रोटेस्ट हैं बलूचिस्तान में, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लैग करता है। तो आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये फुल स्टॉप थी, गलती से क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया। अब यहाँ आपने इसमें एग्जामिनर ने, मैंने आपसे पूछा नहीं है कि भाई मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पर लैग कर रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर ही, ये जो मेन दो चीज़ें हैं जो कि मैंने हाईलाइट की, फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर आप इसके ऊपर ही, रिकॉर्डिंग ऑन है ना भाई? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप सबको। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर ही अपना आंसर बिल्ड कर लें और आंसर के अंदर 4 to 5 पेजेस सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लिख दें कि भाई सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं बलूचिस्तान में, और सिर्फ वो आप ऐड करते रहें कि जी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, पॉवर्टी की बात करें, हेल्थ की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें। अगर सिर्फ आप इसके ऊपर ही बताएंगे कि भाई वाकई बहुत बुरे हालात हैं, तो वो तो पूछे ही नहीं हुआ एग्जामिनर ने। तो इसका मतलब है शुरू में ही आप बहुत ही ज़्यादा इरेलीवेंट चले गए। आपने 4 5 पेजेस जो लिख दिए उसका तो पर्पज ही कोई नहीं है। तो द थिंग इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द क्वेश्चन, हम आपसे पूछ क्या रहे हैं। अब आपसे मैंने ये नहीं पूछा, आपसे मैंने पूछा है प्रोवाइड, यहाँ से शुरू होता है मेरा क्वेश्चन, कि क्रिटिकल एवेलुएशन ऑफ द कॉजेज। आप हमें ये ना बताएं कि कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वहाँ पे, आप हमें बताएं कि उसके कॉजेज कौन से हैं, और उसके बाद हमें एक उसका रोड मैप बताएं स्टेबिलिटी का और प्रोस्पेरिटी का। तो ये मेरा इसके अंदर क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा, लेट मी। जी आई एम बैक, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है, पहली चीज है कि आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को इन ऑल पॉसिबल वेज। अब आप इसका, जब आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो इसके क्या बनाएंगे, कंपार्टमेंट बनाएंगे। सबसे पहले इसकी जो मेन हेडिंग है वो तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन हमने कैसे लिखना है, विल कम बैक इनटू इट। लेकिन अभी हम इसकी आउटलाइन बताएं जो रफ आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ आप इसको बैक साइड के पेपर की उस पर करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे एक सिंपल, एक बर्ड आई व्यू दे देंगे उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स, यानी आपने इसको बताना है कि वाकई सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे दे दें बर्ड आई व्यू, यानी जो स्टेटमेंट को थोड़ा सा फर्दर हाईलाइट कर दें ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ बलूचिस्तान। तो इसमें आई प्रेफर कि आप यहाँ पे मैप ऐड कर दें, उसके अंदर आप चीज़ों को हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर दें, उसके ऊपर ही ऐड कर दें। अब बलूचिस्तान का मैप आप बनाएं, ठीक है। बलूचिस्तान का मैप बनाने के बाद आप यहाँ से जो है ना वो, ये आपका अगर बलूचिस्तान का मैप है तो यहाँ पे आप ऐड कर दें कि भाई यहाँ पे जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने हैं, पॉवर्टी कितनी है,
फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसका क्या रोल है, फिर उसके बाद वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट कितनी है, फिर उसके बाद वहाँ पे आप और भी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ट्राइबल कल्चर है, ठीक है, जिसकी वजह से मेन यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ये कंपैरिजन है। तो यहाँ पे मैप बना के आप उसके ऊपर भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि एक आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, एक अच्छा उसका जो है वो आएगा, इम्पैक्ट आएगा। जैसे मेरी आपको स्लाइड्स अच्छी लगती हैं, अगर किसी को नहीं लगती तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपको ओवरऑल स्लाइड्स अच्छी लगती हैं तो क्यों अच्छी लगती हैं स्लाइड्स, क्या चीज़ होती है? कंटेंट, ठीक है, दैट्स फाइन वन, उसको अगर आप माइनस करें तो एक चीज़ है जिसकी वजह से एक आपको चीज़ अच्छी लग रही है, और वो है कि उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह मैंने उसमें चीज़ों को ऐड किया है, कलर कम्बिनेशन क्या है, पिक्टोरियल ग्राफिक्स ऐड किए होते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो। तो इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी के वी नीड टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर द रीडर। तो हम ये नहीं देखना कि एग्जामिनर सिर्फ एग्जामिनर है, ही इज ऑल्सो अ रीडर एंड ही वांट्स टू इंटरेक्ट विद यू एंड यू आर नॉट प्रेजेंट पर्सनली, सो यू वांट ही वांट्स टू इंटरेक्ट विद यू थ्रू योर पेपर। तो आपने अपने पेपर को इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैप नहीं बनाना तो आप एक टेबल बना के भाई ऐड कर दें, ठीक है, बजाय इसके कि इस पे सेपरेट पैराग्राफ बनाएं, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब उसके बाद ये आपका लेट से चले जाता है 1.5 पेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा देना बेवकूफ़ी है, जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आप आ जाएं और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने, जो दूसरा पार्ट है कि भाई बताएं जी क्रिटिकल एवेलुएशन करें कॉजेज की, तो आप लिखें क्रिटिकल एवेलुएशन ऑफ द कॉजेज, ठीक है, दूसरी हेडिंग आ गई आपकी, उसमें जो भी कॉजेज हैं वो एक एक करके, लेट्स से 2 आ गया, ये हेडिंग 2.1 कर दें या ए कर दें, ये डिपेंड करता है आप पे। इस पे नहीं मैं बताऊंगा कि आप 2.1 पे करें, 2.11 करें, आप इस पे ए भी कर सकते हैं, इसकी सब हेडिंग को पॉइंट रोमन्स में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब इसमें आपने चेंज करेंगे इसको डिफरेंट हेडिंग से, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इसकी जो सेकंड पार्ट है कि रोड मैप जो है, यानी वे फॉरवर्ड, रोड मैप फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, वो आगे देंगे। और फिर आप कंक्लूजन दे देंगे। क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल एवेलुएशन आपने ऊपर हेडिंग दी वो एक आपका क्रिटिकल एनालिसिस ही था, उसके अंदर आपसे क्रिटिकल एनालिसिस ही पूछा है। तो अलहदा से एंड पे लिखना क्रिटिकल एनालिसिस इज नॉट लाइक आई थिंक मीनिंगफुल, कोई समझ नहीं आएगी, उसकी बनती नहीं है कि आपका जो पहले आंसर था वो क्या वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं था, वो किसी आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, या वो कोई क्रैम सिस्टम था। शुरू में क्या लिखा आपने, वो भी तो क्रिटिकल ही था, वो भी तो आपने सोच के लिखा ना, अंडरस्टैंड करके लिखा। तो इसमें पढ़ना कि क्रिटिकल क्या है, डिस्कस क्या है, वैल्यूएट, इन चीज़ों की अगर आप बाइफरकेशन में चले जाएं, फर्दर निटिग्रिटीज में चले जाएं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल एक ही पैटर्न है जो आपने फॉलो करना है, एंड पे आप उसको कंक्लूड कर देंगे विद द हेडिंग ऑफ कंक्लूजन, एंड दैट्स ऑल। अब ये आपका इस तरह, आपने जो पहली चीज मैंने आपको बताई कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। सेकंड क्वेश्चन देखें, द वर्ल्ड इज विटनेसिंग अपहीवल इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट आर द अंडरलाइंग फैक्टर्स बिहाइंड द चेंज। अब इसमें दोबारा, अब इसमें भी दो मेन पोर्शंस हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, सॉरी। तो पहला पोर्शन हमने कहा कि वर्ल्ड इज विटनेसिंग अपहीवल इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे जो भी बताएंगे। दूसरी चीज आप इसकी बताएंगे कि भाई अपहीवल क्या है, व्हाट इज द अपहीवल इन द करंट वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये चीज जो है ना, ये एक्सप्लेन उसने नहीं कहा, या उसने नहीं कहा कि डिस्कस द वर्ल्ड इज विटनेसिंग अपहीवल इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ एक सिंपल एक जेनेरिक स्टेटमेंट है एग्जामिनर की। ही इज नॉट आस्किंग यू और एम्फसाइजिंग यू कि इसको आप एक्सप्लेन करें, या इसको डिस्कस करें, या इसको एवेलुएट करें, या इसको जो है वो एक्सपेंड करें। ही हैज नॉट मेंशन्ड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स जो इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इस स्टेटमेंट के साथ, फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ उसने नहीं लिखा। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बट इफ वी जस्ट नीड टू मेंशन के वाकई ही वर्ल्ड अपहीवल का शिकार है, तो अपहीवल, व्हाट इज अपहीवल इन द क्वेश्चन वर्ल्ड ऑर्डर डाल के आप उसमें दोबारा टेबल बना दें, या चार्ट बना दें, या उसमें इस तरह कोई ग्राफ्स ऐड कर दें, पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दें कि भाई ये चीज़ें हैं
जिस जो शो कर रही हैं कि अपहीवल है। कौन सी चीज़ें हैं? यूएस चाइना कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक, यूएस चाइना कंपटीशन इन टेक वॉर, फिर रशिया यूक्रेन वॉर एंड द क्वेश्चन मार्क टू इंटरनेशनल गवर्नेंस, फिर द जेनोसाइड इन गजा एंड द क्वेश्चन मार्क ऑन यूनिवर्सली डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद द रोल ऑफ द फेलिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें आप उसके अंदर लिख के, और अगर आपने केस स्टडीज उसके अंदर देनी है तो उसके अंदर फर्दर आप ब्रेक बुलेट डाल के उसके नीचे पॉइंट्स में दूसरी चीज़ें डाल दें। तो इसके ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी उसने, तो ये सिर्फ बताएंगे कि वर्ल्ड जो है ना वो अपहीवल हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब इसमें अगर आप बताने लग जाएंगे व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर, या व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि पिछले वर्ल्ड ऑर्डर को थे उसको एक्सप्लेन करें, यूनिपोलर से मल्टीपोलर गया, क्या गया गया, हिस्ट्री बताएं, तो वो पूछी नहीं हुई। अगर कोई, क्योंकि मेरी स्लाइड्स में तो थी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता वो हिस्ट्री डाल देते हैं, वो डाल देते हैं कि डेफिनेशंस डाल देते हैं, तो ये चीज़ इसमें हमने नहीं पूछी हुई। तो इसको आपने नहीं बताना। उसके बाद ये मेन चीज़ है, तो आपका मैक्सिमम इसके ऊपर कितने पेज जाएंगे? लेट से आपने एक 1.5 पेज इसके ऊपर ऐड कर लिया। अब दूसरी चीज़ है, व्हाट आर द अंडरलाइंग फैक्टर्स बिहाइंड द चेंज, यानी आपने जो इस चेंज के फैक्टर्स हैं उसको आपने बताना है। वो फिर आप फैक्टर्स बताएंगे जो कि आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है, और वो आप लिखेंगे, एंड दैट इज ऑल। इसके अलावा इतना इसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको अंडरस्टैंड करें कि इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन पाकिस्तान हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, हाउ डू यू थिंक कैपेसिटी पेमेंट्स आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द इमर्जिंग एनर्जी क्राइसिस। ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इसमें आपने ये, अब इसमें रीसेंट प्रोटेस्ट की बताने की जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर तो तमहीद भी नहीं बनती ना। तो इसमें सिर्फ आपने बता देना है कि भाई करंट, अगर आपने इसमें बताना है तो इसमें ये बता देंगे कि जो रिसेंट मैंने ग्राफ दिखाया था आपको कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है हाइक हुआ है इन द प्रीवियस 5 ईयर्स, वो एक आप ग्राफ बना दें इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बता दें कि हाउ कैपेसिटी पेमेंट्स आर द मेजर रीजंस बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस के, वो उसकी जो सब क्लॉजेज हैं वो उसमें चीज़ें आ जाएंगी। फिर अब ये कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, इसके ऊपर तमहीद नहीं बांधी कि उसने एग्जामिनर ने, इसने सीधे ही कहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ पाकिस्तान इन सार्क। तो शुरू में ही आप सार्क के ऊपर पाकिस्तान का रोल डिस्कस करें, और एंड द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सार्क फॉर साउथ एशिया। तो अब इसमें अगर आप बताएं कि व्हाट इज सार्क, ठीक है, सार्क कैसे बनी और क्यों बनी, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पर्पस क्या है, तो वो इररेलेवेंट है, पूछे ही नहीं हुआ। हमने नहीं पूछा आपसे कि सार्क कब बनी। एमसीक्यूज में पूछा जाए तो उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर दे दें, इसके अंदर क्यों अपना एक स्पेस इसमें जाया कर रहे हैं आप, जो पूछा है वही बताएं। तो पहली चीज आपको समझ आई कि वी नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और उसके बाद हमने आगे चलना है। दैट्स फाइन, इसमें समझ आ गई आपको? एनी क्वेश्चन ऑन इट? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अभी हमने ख़त्म नहीं की चीज़ें, आप क्वेश्चन ना करें, अभी हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद जिसके क्वेश्चन है वो अपने लिखता रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंसर होते रहेंगे। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जब आपको क्वेश्चन समझ लेते हैं, अभी हमने तो आंसर लिखा ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन समझा है। जब आपने क्वेश्चन समझ लिया तो उसमें आप लिखना शुरू करेंगे आंसर। क्वेश्चंस को समझे बगैर अगर आप आंसर शुरू कर देंगे तो बेवकूफ़ी है। तो जो पहली चीज़ आपको बताई, एक रफ आउटलाइन आपने आंसर से पहले, आंसर शुरू करने से पहले आपने लिख लेनी है। अब हम लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड ऑर्डर का पूछा है, तो वर्ल्ड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन ये ना हो कि द वर्ल्ड ऑर्डर इज डिफाइंड बाय द इंक्रीजिंग बाय द current trend of geopolitical competition, who is ruling the world and how he is ruling the world,
what are the factors behind the current world order and whatever it is. यानी आप explain ना करें, definition ना add करें उस क्वेश्चन के अंदर। या फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं कि जी बलूचिस्तान के जो प्रोटेस्ट हैं तो उसमें ये ना बताएं कि बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट्स पॉपुलेशन इज दिस इज जो है हैविंग मल्टीपल इश्यूज ऑफ गवर्नेंस एंड ईटीसी। तो मतलब कि आप बिल्कुल जेनेरिक आपका जो है वो स्टार्ट ना हो, डेफिनेशन से स्टार्ट ना हो। करंट अफेयर पेपर इंट्रोडक्शन बनाने में बड़ी हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप रीसेंट किसी फैक्ट का, किसी हैपनिंग का, किसी एग्जाम्पल का आप मेंशन कर सकते हैं। अब कैसे रीसेंट फैक्ट हैपनिंग इवेंट का मेंशन कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल रीसेंट प्रोटेस्ट इन बलूचिस्तान है, तो आप ये देखें कि द इमर्जिंग ऑफ टेररिज्म इन बलूचिस्तान विच इज manifested by the rise in terrorist attacks all over Balochistan, the attack on the railway station in Quetta, the blast of सुई सदर्न पाइपलाइन, सुई सदर्न गैस पाइपलाइन जो कि अभी कल हुआ। तो इस तरह के एक दो इवेंट्स अगर आपके माइंड में है उससे आप स्टार्ट कर लें, तो ये आपका जो है वो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा कैची बना देगा आपके पेपर को, और थोड़ा सा ये शो करेगा कि वाकई यार इस बच्चे को करंट अफेयर्स का आइडिया है। अगर दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड इज विटनेसिंग अपहीवल इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो आप इसमें ये बताएं कि द recent elections of US in which Donald Trump has won the general election and is back in the power corridor, and the policies of Donald Trump in the previous administration indicates that the world order is in upheaval, and now the policies of Donald Trump and the current disturbances in the world order like Russia-Ukraine war, genocide in Gaza, the palliating role of international institutions like World Trade Organizations, and non-relevancy of United Nations, the non-implementation of UN Security Councils. All these events indicate that the world order is in upheaval. Multiple factors are responsible for its upheaval. These factors include the emergence of China, the rise and the threat of Russia in Asia, the palliating role of international institutions, and the emergence of middle powers, which is especially manifested in the Middle East, in which Turkey played a key role in overthrowing Bashar al-Assad regime. So all these factors indicate that the world order is in upheaval, and multiple factors are responsible for it. That's all. That is your question. तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर देखें व्हाट यू हैव डन। यू हैव बेसिकली जो एक आउटलाइन कंस्ट्रक्ट की थी मैंने अपने पहले पार्ट में, जो मैंने आपको बताया था कि रफ आपने आउटलाइन बनानी है उस क्वेश्चन की, तो वो जो आउटलाइन हमने बनाई होगी उसको हमने कनेक्ट करके आंसर लिख देना है इंट्रोडक्शन का। और उसमें आप कोशिश करें कि जो रीसेंट स्टार्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रीसेंट हैपनिंग, एनी हैपनिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक विल डू वेल। आपको मैंने सारा कंटेंट दे दिया, उसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ से आप स्टार्ट कर दें एंड दैट विल हेल्प यू इन एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन इन अ बेटर वे। अब उसके बाद अगर आप देखें डिस्कस द रोल ऑफ पाकिस्तान इन सार्क, तो आप देखेंगे द रोल ऑफ सार्क इज नॉट as encouraging because of the monotony and because of the hegemony of India। इससे कोई recent fact है तो वो आप ऐड कर दें कि recently India is actually not allowing Pakistan to use SARC for the regional integration, and India is having hegemonic agendas which is actually thwarting the influence of SARC in regional integration, but the SARC has a capacity to transform the region just like ASEAN has done it in the East Asia. Similarly, SARC can do wonders for the people living in South Asia. The future of SARC are prospective, are multiple, but it needs the cooperation of multiple parties on joint issues. It needs the resolution of outstanding disputes between the parties, and it needs a commitment and a common will to make SARC a truly integrated organization for South Asia. So इस तरह आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है इसके अंदर?
अब इसके बाद हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब अगर हम देखें दूसरा जो पॉइंट है, मैसेज आ रहे थे मुझे, सॉरी जस्ट चेक देम। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ इंट्रोडक्शंस की, जो कि अच्छे नहीं है और जो आपके, अगर आप लिखेंगे तो मीनिंगफुल नहीं होंगे। अब देर इज नो डाउट दैट द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली इवॉल्विंग। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर हो सकता है। द वर्ल्ड ऑर्डर रेफर्स टू डोमिनेंट आइडियाज, वैल्यूज एंड द रूल्स ऑफ ग्लोबल affairs. Instability is increasing in the current international order in all due perspectives. तो कौन से perspectives है भाई, ये क्यों आपने डेफिनेशन रीड की? यानी जो पहली स्टेटमेंट है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। इट बेसिकली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ अ रीडर। अब आपको क्या लगता है, एक एग्जामिनर आपका सारा पेपर चेक करेगा? किनको लगता है कि एक एग्जामिनर आपका थोरोली सारा पेपर चेक करता है इन सीएसएस? जिसको लगता है वो ज़रा हैंड रेज करें, लेट मी काउंट कि किनको लगता है। आउट ऑफ 83 स्टूडेंट्स हु आर करंटली ऑनलाइन, हाउ मेनी ऑफ यू डू थिंक कि आपका पेपर थोरोली रीड किया जाता है बाय द सीएसएस एग्जामिनर, जो कि आपका पेपर मार्क कर रहा होता है? वी हैव ओनली टू, थ्री, फोर, थ्री हैंड रेजेस। सो तीन लोगों को लगता है कि जी आपका पेपर थोरोली रीड किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है और फिर आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसका मैं ज़रा आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता हूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके जो पेपर में अपीयर होते हैं? 20,000 लोगों का एमपीटी क्लियर हुआ है। लेट्स कॉल इट एन एवरेज एस्टिमेट। कंसीडर करें कि जी 10,000 लोग, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होंगे जो अपीयर होंगे, 10,000 लोग जो हैं वो सीएसएस के अंदर अपीयर हो रहे हैं। अब 10,000 लोग अपीयर होते हैं और जो आपका नॉर्मली जो रिजल्ट कंपाइल हो जाता है ना एफपीएससी के पास, वो फिर एफपीएससी के ऊपर है कि कब उसने रिजल्ट देना है। जैसे सीएसएस 2024 का रिजल्ट कंपाइल है, अब उन्होंने उसको जो है वो रिजल्ट अनाउंस करना है और वो इट डिपेंड्स अपॉन एफपीएससी। कंपाइल जो है वो पहले ही कर लेते हैं। अब उनका जैसे ही पेपर होते हैं, लेट से फरवरी के अंदर आपके पेपर हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप लेट से कंसीडर करें कि यू हैव 6 मंथ्स जिसमें आपके पेपर जो हैं वो चेक होंगे और फिर वापस आके वो कंपाइल होने होते हैं, वो सारा सिस्टम के अंदर ऐड होना होता है। सो इट्स अ वेरी लेंथी टास्क। अब 6 मंथ्स के अंदर आपके पेपर हम कहते हैं कि जी चेक हो रहे हैं। अब आप आइडियली कहें तो एक एग्जामिनर के पास जो है ना वो आपके पेपर चेक होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसका मुझे आइडिया है कि एक एग्जामिनर अपने फर्दर सब एग्जामिनर बनाता है और उनको जो है वो पेपर दे देता है और उनको कहता है कि भाई इसको हम मुझे 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक चेक करके ला दो। इसका जो है वो मुझे तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है और मेरा आइडिया भी है, मैंने इस चीज़ें सुनी भी हुई हैं, उन लोगों से सुनी हुई हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली एफिलिएट हैं उन लोगों से जो कि पेपर चेक करते हैं। अब देखें जी, अब हम आइडियल सिनेरियो लेते हैं कि 6 महीने में एक एग्जामिनर आपके 10,000 पेपर करंट अफेयर्स के चेक करेगा। अब 6 महीने में वो कितना घंटे लगाएगा? अब 24 घंटे तो नहीं लगा सकता। अब हफ्ते में 5 दिन अगर लगाता है और दिन के आप देखें कि वो 6 घंटे देता है। अब 6 घंटे दिन के दे रहा है और हफ्ते में 5 दिन लगा रहा है, तो 30 आवर्स अ वीक। ठीक है, 30 आवर्स अ वीक, इट मीन्स कि आपके पास कितने वीक्स बनते हैं 6 मंथ्स के अंदर? 24 वीक्स। अब 24 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास क्या बन गया? 720 आवर्स। 720 आवर्स कंटिन्यूसली दिए जाएं तो आपका पेपर चेक होगा। सो ओपन योर कैलकुलेटर एंड डिवाइड 10,000 विथ 720, व्हाट यू विल गेट? ज़रा मुझे करके देने जल्दी से। सो इट इज़ अराउंड, एक पेपर के लिए कितना टाइम बच गया? एक पेपर के लिए आपके पास बच गया 13 मिनट्स। तो 13 मिनट के अंदर एक पेपर चेक करना, भाई मैं अगर आपका पेपर चेक करने बैठूँ ना, और जो मैं पेपर चेक करता हूँ थोड़ा इसमें डिले भी हो जाता है, तो एक पेपर अगर मैं चेक करूँ आपका, तो
एक पेपर मुझे कंप्लीटली रीड करने में आधा घंटा लगता है, अगर मैं उसको रीड कर रहा हूँ एक एक चीज को, तो इतना तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास चेक करने का। ये हमने आइडियल सिनेरियो के अंदर बनाया है। और आप देखें एक्चुअल सिनेरियो, अब कौन लगाएगा जी दिन के जो है ना 6-6 घंटे आपका पेपर चेक करने में? उनको मिलता क्या पेपर चेक करके आपको? सो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ रबिश थिंग, अगर हम इसको समझें कि एग्जामिनर ने आपका पूरा रीड करना होता है। तो इस कैलकुलेशन से आप ये देखें कि एग्जामिनर ने रीड नहीं करना होता, तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर बिठा लें। इतना ज़्यादा फोकस मैंने इसके ऊपर इसलिए दिया है, इस चीज़ के ऊपर, कि भाई आपने पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है। और जो सबसे पहली चीज़ आपको स्टार्क करेगी, जो डिफरेंस क्रिएट करेगी, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। सो यू हैव टू राइट अ स्टैंड आउट इंट्रोडक्शन अमंग मैनी एस्पायरेंट्स। आपका इंट्रोडक्शन अगर वो रीड करे तो उसको पता लगे कि वाकई भाई इसको कुछ आता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। अब आपने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, कुछ गुड आंसर्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, किसी ने क्या हर्ट किया है? अच्छा जी, अपने क्वेश्चंस बाद में पूछिएगा, मुझे आपका मैसेज रीड कर रहा था। अब ये देखें, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान contributed only 3.7% in the GDP according to economic survey of Pakistan. The 70% of the population in Balochistan is identified as multidimensionally poor. These dark facts about the Balochistan are the manifestations of its socio-economic crisis that stem from the historical discriminated events to the present day foreign conspiracy owing to this geopolitical significance in the region। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक्स तो हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है एक, क्योंकि इसने जिस तरह स्टार्ट किया तो मैंने इसको रीड किया। The peace in Balochistan is not only necessary for it, but also for the whole country to prosper and thrive in the region. So मेरे ख्याल से इतना अगर आप लिख देंगे इंट्रोडक्शन में तो काफ़ी है, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, आपने ऐसे का इंट्रोडक्शन इसमें नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ करंट अफेयर का इंट्रोडक्शन लिखना है। इफ वी रीड दिस इंट्रोडक्शन अ लिटिल, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? व्हेन रशियन, लेट मी जूम इन फॉर यू। when Russian started war against Ukraine, when Russia started war against Ukraine, the USA, in the old practice of superpower states, uh, lead some in the old practice of superpower states led sanctions on Russia to damage it economically. However, with the support of China, Russia has set record GDP in the wartime state. Moreover, despite being in America bloc, the KSA has improved relationship with Iran after the mediation of China. These incidents are happening. These incidents and happenings, along with many other changes in the political world order, it is being debated rightly that the USA is no more hegemon and the world order is transitioning towards multipolarity. There are multiple factors behind the change, involving emergence of new powerful economies, technological advances in the southern world, and independent foreign policy of middle powers. तो इसको रीड करने का पर्पस, यस इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इट इज़ समथिंग रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। तो इस तरह के अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, आपको अगर किसी बुक का रेफरेंस आता है, आप बुक के रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं, बट ऐसी चीज़ें जो हैं अगर आपको आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसके अंदर से आपने किसी भी चीज़ से स्टार्ट करना है। तो जो यहाँ पे इन्होंने चीज़ें मेंशन की हैं इस पेपर के अंदर, वो कोई न्यू चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, बट द वे यू नीड टू कनेक्ट एंड द वे यू नीड टू राइट दैट मैटर्स अ लॉट। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये दूसरी चीज़ थी कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो स्टैंड आउट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो मेन आ जाती है कि अवॉइड इररिलेवेंट कंटेंट। अब मोस्टली स्टूडेंट्स अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगली हेडिंग, जैसे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें जो जिस तरह का क्वेश्चन था, दूसरे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेडिंग ऐड कर देते हैं व्हाट इज वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप बताएं, क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज वर्ल्ड ऑर्डर? कहीं पे ये चीज मेंशन की गई थी कि इसको आप एक्सप्लेन करें? जब नहीं मेंशन की गई तो आपने इसको क्यों ऐड किया? अब फॉर एग्जांपल अगर सार्क वाला क्वेश्चन आप देखें,
क्वेश्चन इजी होते हैं, एक दो मुश्किल आते हैं, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। आप अपने माइंड में ये ना रखें कि पता नहीं पेपर बहुत मुश्किल आते हैं। दे आर नॉट एज डिफिकल्ट, दे आर वेरी इजी। और आप जो एस्पायरेंट्स होते हैं, स्पेशली आपकी तैयारी होती है, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस देखना आसान होते हैं। आप लोगों के लिए आपको क्वेश्चन आसान नजर आएंगे। अगर मैं इस वक्त अपने 2018 के क्वेश्चन देखूं तो मुझे तो बड़े मुश्किल लगते हैं। आईआर का देख लूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि यार ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन एट दैट टाइम आई परफॉर्म वेल और मैंने उसमें अच्छे नंबर लिए। तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको लाजमी तौर पे आंसर आता होगा, आपने बस उसको कनेक्ट करना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर होती है वो ये चीज़ होती है कि आपने क्या करना है कि इररेलेवेंट कंटेंट को नहीं ऐड करना। दो एग्जांपल मैंने दी, जैसे सार्क की है तो आप ये ना लिखें कि व्हाट इज सार्क, तो डैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाना, एक्स्ट्रा रिलेवेंस, जो एक्स्ट्रा इरेलीवेंट चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करनी। और मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए ऐड कर रहे होते हैं कि भाई उनका जो पेपर है वो लेंथ पूरी करें। वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि हमने 7-8 पेजेस की लेंथ करनी है, तो उसको अननेसेसरीली एक्सपैंड करते रहते हैं और वो बिल्कुल आउट ऑफ द गेम हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ ऐड रेफरेंसेस। अब जैसे आपको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेरे स्लाइड्स के अंदर मिलते हैं, अब आपने क्या करना है, वो चीज़ें ऐड करनी है पेपर के अंदर और रेफरेंस को लिखना है। अब आप किस तरह लिख सकते हैं, जैसे आपके सामने स्लाइड्स गिवन है, जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया कि भाई खाली आप स्केल यूज़ कर लें रेफरेंस बनाने में। आप जो है वो डायग्राम मार्कर यूज़ करें ताकि वो नज़र आए, जैसे जेंडर इनक्वालिटी उन्होंने बताई, एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन बताया। तो ये कुछ स्टैट्स जो थे, ये इस तरह आप सेपरेट करके हाईलाइट करके लिखें ताकि आपका थोड़ा सा चीज़ें जो है वो एग्जामिनर को अच्छी लगें। ठीक है, अब ऐड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, डोंट ऐड फिलर पैराग्राफ्स, ऐड सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स व्हेन यू एक्सप्लेन सर्टेन एस्पेक्ट्स, गिव वैल्यू टू योर राइटिंग एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पैराग्राफ। ये मैंने सिर्फ आपको रीड करके बताया, इसका पर्पस क्या है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को तो नहीं समझ आएगी कि यार ये तो मैं पता नहीं क्या फारसी बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको फारसी को ट्रांसलेट करें एक्चुअल पेपर के अंदर, ये मेरे पेपर्स नहीं है, ये किसी आप में से स्टूडेंट के एस्पायरेंट के लिखे हुए हैं। अगर हम इसके ऊपर देखें क्या लिखा है, पॉलिटिकल डायलॉग टू एड्रेस वायलेंस एंड सिक्योरिटी। अब ये मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के सॉल्यूशंस में लिखा होगा। Political parties or politicians themselves can involve Baloch national parties in order to effectively target their grievances। और ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके क्या आप इसको पैराग्राफ कहते हैं? डू वी कॉल इट एज अ पैराग्राफ? ये तो नहीं पैराग्राफ नजर आ रहा मुझे। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज लिखी है भाई? हेडिंग, वही हेडिंग ही आपने नीचे बता दी है, उसको मतलब कि कहते हैं ना, रीराइट करके दे दिया है एक ही चीज को, कोई मीनिंगफुल चीज इसके अंदर ऐड नहीं की हुई। तो ये तो नहीं आप लिख सकते, इसका फायदा नहीं होगा। अगर हम ये देखें, अब किसी ने यहाँ पे चार्ट बताया, बलूचिस्तान रिसोर्स मिस कैलकुलेशन, नेचुरल गैस शेयर्ड विद फेडरल, अदर प्रोविंसेस नो रेवेन्यू शेयर्ड विद लोकल, वन ऑफ द रीजन ऑफ लैग्स इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये क्या पर्पस है इसका? सिर्फ इस तरह टेबल बनाने से कोई पर्पस पूरा नहीं होता, यानी एक सेंटेंस को आपने इस तरह फ्लो चार्ट में बना दिया। तो क्या ये फ्लो चार्ट है? बलूचिस्तान से कुछ चीज निकल रही है, रिसोर्स मिस एलोकेशन, नेचुरल गैस, अब रिसोर्स मिस एलोकेशन फिर नेचुरल गैस शेयर्ड विद फेडरल एंड अदर प्रोविंसेस, तो ये तो एक सेंटेंस है जिसको उन्होंने ब्रेक किया। तो दिस इज नॉट द राइट वे। अगर किसी ने इसको बनाना भी था तो आप लिखे कि रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इन बलूचिस्तान, ठीक है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन बलूचिस्तान, इसकी यहाँ पे हेडिंग दे। ठीक है, अब उसके बाद रिसोर्सेज यहाँ पे आ गए, गैस रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, पॉपुलेशन डिप्राइव्ड ऑफ द रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख लें कि रोल ऑफ प्रॉक्सीज, ठीक है, ये उसके अंदर प्रोसेस ऐड कर रहा है। फिर यहाँ पे आप लिख लें कि यहाँ से क्या होती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, इसकी वजह से फॉल्ट लाइंस क्रिएट होती हैं। और फिर उसके बाद प्रोसेस में आ जाएगा कि ओवरऑल यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है,
कि ये इनस्टेबल जो भी चीज़ है वो बन जाती है। तो एक इस तरह का आप लिखें जो कि एक मीनिंगफुल हो, उसको थोड़ा पर्पस दे दें। ठीक है। अब अगर हम ये वाला पैराग्राफ रीड करें, मैं आपको कुछ अच्छे पैराग्राफ भी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अब अगर हम ये वाला पैराग्राफ रीड करें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड एरिस्टोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, a dynastic succession of political leadership is the common factor of Pakistan's political culture. Instead of getting votes from people, the line of succession continues with creates chaos and broke public trust. On the other hand, aristocrats have influenced Pakistan's culture that oscillates between democratic ideals and aristocratic reality. तो अब ये तो आपने लिख दिया, लेकिन इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे लिखा कि डायनेस्टिक सक्सेशन है पॉलिटिकल लीडरशिप में, वेयर? अब ये आप हिस्ट्री को एनालाइज अगर लेट से कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे लिखे तो सही कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, हिस्ट्री से दे दें कि भाई अगर आप बात करते हैं आपकी जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, थ्री लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, two of them they are dynastically ruled. For example, one is ruled by the Bhutto family, other is ruled by the Sharif family. You need to mention it. This is a reality, this is a fact. आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, सिर्फ आप फिलर पैराग्राफ या एक जेनेरिक चीजें लिख के आप समझें कि आपके पैराग्राफ फुल हो गए हैं तो काफी नहीं है। अच्छा, अब लाजमी, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हर पैराग्राफ के लिए हम स्टैट्स या चीजें कैसे लेके आएं। अब आई एम नॉट सेइंग कि 100% आप इस तरह करें, लेकिन एटलीस्ट 50% आपके जो पैराग्राफ हैं उसको फिलर पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंक्रीट चीज होनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने भी यही फिलर पैराग्राफ लिखे थे, मैंने भी यही गलती की थी। और मैं देखता था कि भाई मेरे नंबर क्यों कम आए हैं, इस वजह से कम आए हैं, ये रीजन है कि भाई एग्जामिनर ने 13 मिनट में, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ हेडिंग देख लेनी है, उसने एक या दो पैराग्राफ अगर पढ़ लिया आपसे, तो उसको अगर उसको लगे यार ये तो इसने सिर्फ मजाक किया हुआ है, फिल किया हुआ है, तो वो आपको पेनलाइज करेगा। अगर उसको समझ आती है, अगर उसको इस तरह के पैराग्राफ मिलते हैं जो कि आपके सामने नेक्स्ट पे लिखे हुए हैं। इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, सी पैक एंड गवादर पोर्ट highlights development potential, but exclusion of local workforce led to protests since 90% workforce in Gwadar were non-locals. अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने क्या बड़े तरीके से हाईलाइट किया हुआ है उसको कि भाई ये रीड करो, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी है, इसको रीड करो। अब जो रीडर होगा, अब डेफिनेटली उसकी जो आइज हैं वो किसके ऊपर जाएंगी, इस चीज़ के ऊपर जाएंगी, मेन पॉइंट के ऊपर लिखी हुई, वो पूरा रीड नहीं करेगा। जैसे टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर किसी ने यहाँ पे लिखी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एज द एंड ऑफ मार्च 2024 स्टूड एट 42,000 मेगावाट, वेयर एज इन मार्च द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी वाज 41। यानी उन्होंने बताया कि भाई इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है, तो दे हैव एक्चुअली गिवन अ कंपैरिजन। तो दे हैव हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब एक चीज होती है स्टूडेंट्स लिख आते हैं, कहते हैं यार मुझे तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद थे, या मुझे स्टैट से आते हैं, आर्गुमेंट से आते हैं, मैं तो पेपर के अंदर लिखा है, लेकिन उसके नंबर नहीं आते। अब रीजन क्या है कि उसने हाईलाइट नहीं की होती चीजें, उसने एग्जामिनर को फैसिलिटेट नहीं किया होता कि भाई सिर्फ ये चीज़ पढ़ लो, ठीक है आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप अगर मेरे पेजेस पलटोगे देखोगे तो ये चीज़ आपको हाईलाइट नज़र आएगी, इन चीज़ों को आप लिखें। और ये चीज़ें मैंने कब लर्न की, जब कब देखा, जब मैं सीएसए में गया, मेरे साथ जब टॉपर्स थे कि भाई आपके इतने नंबर, 700 नंबर कैसे आए। एक रहती है ना बेचैनी, तो रहती है आपके, चाहे एजुकेशन हो गई है। अब जो एक जिनका मोमेंटम बना होता है, जिनका माइंडसेट होता है कंपटीशन माइंडसेट, तो अब उस कंपटीशन से बाहर आने में बड़ा टाइम लगता है। तो कंपटीशन माइंडसेट में आप देखना चाहते हैं, अपनी गलतियों से एनालाइज करना चाहते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलतियां की थी। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट नहीं था। उन्होंने टॉप कैसे किया, इस वजह से किया कि जो चीज़ उनके पास थी उन्होंने उसको लिखा, उन्होंने उसको प्रेजेंट इस तरह किया कि एग्जामिनर ने उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए। अब लेट्स से इफ आई गिव यू नंबर 6/20, अगर यही एक बंदा जो है वो 8 ले गया बिकॉज ऑफ ओनली दिस थिंग कि प्रेजेंटेशन उसने इम्प्रूव की, बेहतर तरीके से लिखा, तो 8 × 4 32, प्लस अगर आपके 15 एमसीक्यूज ठीक हैं, तो कितने मार्क्स बन गए आपके, 47। ठीक है, तो आप फिर भी बड़े अच्छे रह गए। ये तो मैं तब बात कर रहा हूँ जब टारगेटेड हो गया ना आपका सब्जेक्ट। जैसे आपने देखा पाकिस्तान अफेयर टारगेट हुआ, 12 नंबर आए, किसी के 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, तो उसने एग्जामिनर ने
आपके चारों के चार क्वेश्चन में किसी को नंबर ही नहीं दिए होंगे, उसका बड़ा थ्रेशोल्ड ऊपर होगा कि मैं ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हर दफ़ा नहीं रीच हो सकती, और हम ये कर भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के अगर किसी के साथ इंसिडेंट्स हो जाए तो वो सबके साथ होंगे, कंपलसरी है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अगर हम कोई बात करते हैं, एवरेज एग्जामिनर है, तो वो मार्क्स देता है, इधर 10 मार्क्स एक को देता है, और आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो गई, आपको लेट्स से 12 मार्क्स मिल गए। तो नाउ हाईलाइट एंड अंडरस्टैंड कि जिसके 10 मार्क्स है, उसके भी अगर एमसीक्यूज ठीक हैं तो 40 + 15, उसको मिलेंगे 55 मार्क्स आउट ऑफ 20। अब जिसकी थोड़ी प्रेजेंटेशन बेहतर है तो उसको 48 + 15, तो ये कितने हो गए, 63 मार्क्स। सो 63 मार्क्स, एक सब्जेक्ट में अगर आपके 7 से 8 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, 10 सब्जेक्ट्स, 10 × 7 कर लें 70 मार्क्स, 660 में 70 ऐड कर लें 730 मार्क्स, 660 नो एलोकेशन, 730 टॉप 10। तो डिफरेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, वाई वी डोंट फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब जैसे ये नेशनल वीक, वीक नेशनल आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल जो भी इन्होंने लिखा, अब उसको इन्होंने फैक्ट को इस तरह हाईलाइट किया, अलहदा चीज़ लिख के कि भाई इस सर्वे के मुताबिक ये चीज़ है। अब मुझे तो लग रहा है यार वाकई इसने स्पेस ज़्यादा थोड़ी भर दी है, लेकिन इसकी थोड़ी स्मार्टनेस है, उसने ऊपर नीचे ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी। उसने ऊपर भी मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं एक लाइन के अंदर 3 वर्ड्स लिखते हैं और इस तरह के नीचे फिलर पैराग्राफ और हाईलाइट्स बड़ी बड़ी करके लिखना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका जो पेज है वो फुल हो जाए। लेकिन इन्होंने एक अच्छे तरीके से एक फैक्ट को हाईलाइट किया और प्रेजेंट किया, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इससे आपके जो हैं ओवरऑल मार्क्स इंप्रूव होते हैं। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छी पैराग्राफ की, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो है सेपरेट हेडिंग्स, टू द पॉइंट हेडिंग्स एंड क्लियर डिवाइड। अब इसमें क्या होता है इन चीज़ों से, आप एग्जामिनर को ईज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, आंसर्स में सेगमेंट लेके आते हैं कि आप बताते हैं कि भाई अब मेरी ये एक पोर्शन जो आपका क्वेश्चन का एक एक डिमांड थी वो हमने आंसर की, अब हमारे पास दूसरा जो है वो अब शुरू करेंगे। लेट्स से कॉजेज हमने पहले बता दी, अब हम इम्प्लीकेशंस बताएंगे। ठीक है, यूज डिफरेंट स्टाइल मार्कर्स करें एंड लिंक हेडिंग्स विद सम की वर्ड्स इन क्वेश्चन। अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखें जी, जैसे सम नॉट गुड स्टाइल हेडर्स, किसी ने लिखा सोशल चैलेंजेस। अब सोशल चैलेंजेस किसके, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब रीड करते हैं, देयर इज एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन द कंट्री विच प्रूव्स टू बी द मेजर हर्डल इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई, क्योंकि इसमें मैंने पाक अफेयर से भी चीज़ें निकालनी थी बुरा, जब मैं बना रहा था तो रेलिवेंट चीज़ें ढूंढ ढूंढ के। अब आप बताएं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके अंदर दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग अब किसी को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसके अंदर दूसरी हेडिंग भी है, वो यहाँ पे छुपाई हुई है भाई इसने, और ये एक हेडिंग है। तो क्या कोई डिफरेंस लग रहा है कि भाई अच्छा यहाँ पे तो दूसरी हेडिंग आ गई, मतलब इतना कंजेस्टेड लिखी हुई है चीजें, और इसके अंदर पता ही नहीं लग रहा क्या है हेडिंग की रेलिवेंस क्या है टॉपिक के साथ। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, किस किस्म की पॉलिसीज, किस लिए, समझ ही नहीं आ रही। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है, मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये है फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। अब जैसे ये है, आपने उसको बताना है कि फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये थोड़ा इसको कम भी हो सकती थी लाइन। उसके बाद एक स्पेस छोड़े, अगर सब हेडिंग दूसरी शुरू हो रही है तो उसको डिफरेंट मार्कर से लिखें, और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। अगर इस तरह नहीं करनी तो आप अपनी मेन हेडर को उसके नीचे मार्क करके अंडरलाइन करके नेक्स्ट हेडिंग को लेके आ सकते हैं। अब ये देखें, इसमें उन्होंने डिफरेंट मार्कर्स यूज़ किए। एक उन्होंने मार्कर यहाँ पे यूज़ किया है जो कि कटिंग वाला होता है, 604 605, और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट मार्कर यूज़ किया है, सिंपल मार्कर यूज़ किया है। तो डैट इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन देयर हेडिंग्स। तो ये चीज़, और आपकी हेडिंग्स जो हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अब ये मैं दोबारा क्वेश्चन पेपर पे जाता हूँ और आपकी हेडिंग्स का थोड़ा बताता हूँ कि किस किस्म की आपकी हेडिंग होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है, वर्ल्ड इज विटनेसिंग अपहीवल इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसकी अंडरलाइन फैक्टर्स बताएं, तो अंडरलाइन फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। अगर सबसे पहले हम फैक्टर्स इसका देखें तो आपका आ जाएगा राइज ऑफ चाइना। अब ये भी एक हेडिंग है, ठीक है, रेलिवेंट है, लेकिन इसको फर्दर रेलिवेंट सेमीकोलन डाल के, थ्रेट टू यूएस इकोनॉमिक सुपर पावर।
यानी हम देख रहे हैं कि चाइना का जो राइज है वो बेसिकली यूएस के इकोनॉमिक पावर को थ्रेट कर रहा है। ठीक है। या इसको यहाँ से थोड़ा चेंज करें, यहाँ पे लिखें राइज ऑफ चाइना क्रिएटिंग waves या creating parallel global institutions। ठीक है। अब ये चीज आप लिखेंगे कि अब ये बताएगा कि किस तरह जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, अब ये सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग नहीं है। मेन हेडिंग तो बता दी कि अंडरलाइन फैक्टर्स बिहाइंड द चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर। अब उसके बाद ये मेन हेडिंग है आपकी फर्स्ट उसकी। अब ए में मैंने जैसे दी मेन हेडिंग, या टू में दी कि अंडरलाइन कॉजेज ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, फिर फन ये आ गई। फिर दूसरा ये है रिसर्जेंस ऑफ रशिया क्वेश्चनिंग यूएस डोमिनेंस इन यूरोप। ठीक है, स्पेशली यूरोप के अंदर है ना ये रशिया यूक्रेन वॉर। फिर उसके बाद द फॉलोइंग रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रेटनिंग द वेरी फैब्रिक ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। अब मुझे इस तरह की हेडिंग जो है ना मुझे पर्सनली पसंद है। आप इसको कोलन ना लगा के भी लिख सकते हैं, तीन चार वर्ड्स की भी लिख सकते हैं। अब कुछ टॉपर्स हैं वो कहते हैं भाई थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें हेडिंग को, कुछ कहते हैं नहीं मैंने तो इसको नहीं लिखी थी तो मेरे भी अच्छे नंबर आ गए थे। तो नंबर दोनों तरीके में आ जाएंगे आपके। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तब भी आ जाएंगे, ना करें तब भी आ जाएंगे, बट इट इज़ ऑन यू कि आपने जो एग्जामिनर को आपने कैच करना है, तो आपने तब कैच करना है जब आप उसको फैसिलिटेट करेंगे। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट वे है एग्जामिनर का अटेंशन कैच करने की। अब मैंने इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। आपको जो एक मैंने आउटलाइन क्वेश्चन के ऊपर बना के दी, उसके ऊपर आपको प्रोवाइड की, इसी स्लाइड्स के थ्रू मैंने बना के दी। तो वो आपको एक आइडिया दिया कि भाई आउटलाइन बनती कैसे है, लाइक आपकी हेडिंग कैसे बनती है। उसके अंदर बुलेट्स का मतलब नहीं है कि आपने आंसर भी वही सेम छापना है, नो 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 नो, आंसर आपने इस तरह लिखना है जिस तरह पेपर में बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने एक गाइड किया स्टूडेंट्स को कि भाई हेडिंग किस तरह बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से हेल्पफुल होंगी आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाए गुड स्टाइल हेडर्स, मैंने यहाँ पे बता दिए। फिर अब आ जाए कि गुड स्टाइल हेडर्स फर्दर आ गए। अब आपने देखें ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं जो कि इस तरह डबल लाइन लगाते हैं और बड़े इजीली लग जाती है। इसका एक ट्रिक है, वो ये है कि 605 का अगर मार्कर है ना, उसकी जो निब होती है ना वो इस तरह होती है और इतनी लेंथी होती है, मतलब उसका थोड़ा वेट ज़्यादा होती है। तो उसको क्या करते हैं लोग बीच में से कट कर देते हैं और वो जो है ना ऑटोमेटिकली उसकी डबल लाइन आना शुरू हो जाती है। तो दे आर वेरी स्मार्ट। इस तरह की स्मार्टनेस बहुत कम लोगों के पास होती है। अब यहाँ पे उन्होंने जो मैप है अच्छा बनाया, लेकिन मैप कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब क्या ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है। अब जैसे मैंने कल पाकिस्तान अफेयर्स वालों के लिए मैप बनाया था, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि ये मैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप उसको लिखें। यानी इन्होंने एक साइड को क्या किया है, एक इस तरह की लाइन दी है, तो इधर लिखें कि ये लाइन जो है ना वो एंटाई यूएस ब्लॉक है। ठीक है। फिर उसके बाद लिखें कि चाइना का जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप लिखें कि जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है और ये क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है। अब रशिया जो है वो इधर यूक्रेन के अंदर क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है यूएसए को। अब ईरान जो है वो इधर मिडल ईस्ट पे क्या कर रहा है, वो हेजेमनी को अपनी स्प्रेड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ मैप के ऊपर ऐड करें, कुछ रिप्रेजेंट करें, ताकि मैप आपका सिंपल मैप ना हो, कोई उसके अंदर एडिशन भी होनी चाहिए। मैं आगे बताता हूँ कुछ अच्छे मैप्स। ठीक है। ऐड चार्ट्स मैप टेबल्स, उसको बुलेट्स, जैसे ये बुलेट्स है ये अच्छे नहीं है। अब इन्होंने यही चीज़ें आगे बतानी थी तो इधर उन्होंने बुलेट बनाने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं।
अब यहाँ पे ये मैप बनाने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ये मैप पूरा दुनिया का बना लिया, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ये उन्होंने सारे इन्होंने पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन करने थे, तो यहाँ पे ऊपर बना दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप वो चीज़ जब आप आगे बना रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा बुलेट्स में लिखने का? आप टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं अपना भी, एग्जामिनर का भी। ये चीज़ें आगे लिख रहे हैं, आप वो चीज़ें ऐड करें टेबल में, बुलेट्स में, जो आपने आगे नहीं लिखनी। ठीक है। अब जैसे ये चीज़ें हैं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आगे दिखाता हूँ कि इनका फ़ायदा है, अब इन चीज़ों का फ़ायदा है। ठीक है। एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मैप्स का फ़ायदा है, आप देखें किस तरह उन्होंने कश्मीर का मैप बनाया, फिर यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, फिर उसके बाद चाइना पाकिस्तान में उन्होंने टेबल मैप बनाया, रिवर्स का मैप। लाइक इसका कॉन्टेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन का हो सकता है, बट दे हैव एक्चुअली मेड गुड मैप्स। यहाँ पे उन्होंने उसको सर्कुलर डेट को एक्सप्लेन किया, किसी ने एक्सप्लेन किया, ब्रिक्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ गुड मैप्स जो कि इन्होंने बनाए। नाउ लेट्स कम एंड सी के हाउ स्टूडेंट्स हैव ओवरऑल रिटन गुड आंसर्स। तो मैं कुछ अपने पुराने स्टूडेंट्स का पेपर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। अभी अक्सा नूरीन है, शी वॉज एलोकेटेड इन पीएमएस एंड सीएसएस बोथ। तो ये उनका पेपर है। यू सी के द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। लेकिन उन्होंने जब ये बनाया था तो आई आस्क्ड हर कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सो शी इम्प्रूव्ड इट। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें ऐड की तो एक्चुअली सम ब्लॉग्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, बट एक मीनिंगफुल पेपर है, समझ आ रही है, नज़र आ रही है पढ़ने वाले को, एक इम्प्रेशन बन रहा है। ठीक है। ये पेपर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे और कट भी दिए हुए हैं। अब अगर हम दूसरा पेपर देखेंगे, ये वाला फास्ट पेपर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के। अब ये किसका पेपर है? जिसका भी है। अब इन्होंने इंडो पैसिफिक थिएटर पे उन्होंने बनाया। अब इन्होंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ इंडो पैसिफिक चोक पॉइंट्स बनाए हैं, हाईलाइट किया है उन्होंने। ठीक है। सारा उन्होंने बताया है, यूएस वर्सेस चाइना। तो एक ये मैप डिटेल्ड मैप है। फिर उसके बाद उन्होंने टेबल्स ऐड किए हुए हैं। मतलब अब इसको भी मैंने उस पर कुछ ऐड मेंशन किया, बट एक चीज़ उन्होंने अच्छी तरीके से ऐड की है, जीडीपी चाइना एंड इंडिया, अब इंडिया एंड पाकिस्तान की उन्होंने बताई। तो एक अच्छा इसका पेपर नज़र आ रहा है मुझे, हेडिंग्स भी अच्छी हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर ये वाला पेपर देखें, ये है किसी स्टूडेंट का ही। अब इन्होंने यहाँ पे जो है ना उसको इंडो पैसिफिक रीजन शुरू में ही बता दिया है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन हेडिंग्स आर लाइक क्लियरली स्टैंडिंग आउट। जो भी सारी चीज़ें हैं, इंडो पैसिफिक पुराना टॉपिक हो गया है, मैं बहुत दफ़ा पढ़ाता हूँ, ये दफ़ा तो मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाने का, क्योंकि इतना मैं बोर हो गया हूँ उसमें उसमें कुछ मुझे नया चीज़ मिलती नहीं है। अब अगर ये कोई पेपर है तो आप इसमें देखें। अब इसमें उनकी राइटिंग इट्स नॉट एज गुड एज द अदर राइटिंग जो स्टूडेंट्स की थी, लेकिन ये भी स्टैंड आउट हो रहा है। अगर कोई कहता है कि मुझसे मैप नहीं बनते, तो फ़ायदा क्या है आपकी तैयारी करने का? मैप बनाएं, इतना मुश्किल नहीं है, सीखें मैप को। ये एक्सक्यूजेज हैं हमसे मैप नहीं बनते, ये एक्सक्यूजेज हैं कि हमसे पेपर नहीं लिखा जाता। सीएसएस के अंदर एक्सक्यूजेज नहीं चलते। अभी जब मैं आपका पेपर चेक करूंगा तो आई विल बी वेरी रूथलेस। मैं नहीं समझूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसको रेड मार्क करूंगा और आप लोगों को पता लग जाएगा। ये वाले पेपर मैंने इतने डिटेल से नहीं किए हुए चेक, आप लोगों के मैं बहुत टफ चेक करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दी हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये पेपर दिखाने का पर्पज़ ये है कि भाई समझ जाओ, चीज़ें इम्प्रूव कर लो अपनी। अब ये इसने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे कुछ उन्होंने तरीके से ऐड करने की कोशिश की है, इंडिया पाकिस्तान और उसमें, कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो पाकिस्तान का मैप जो है बेहतर हो सकता था। तो अगर हम बताएं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपने एक्सप्लेन करनी है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत आसान है, पाकिस्तान का मैप बनाएं पहले। अब पाकिस्तान का मैप कोई कहे मुझे नहीं बनाना आता और आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक जो एस्पायरेंट है, वो आप एक डिटर्मिन्ड और एक अच्छे एस्पायरेंट नहीं है कि आपको पाकिस्तान का मैप ही नहीं आता बनाना। तो एक क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं।
अपने पेरेंट्स का टाइम ज़्यादा कर रहे हैं, उनको होप्स पे रखा हुआ है आपने। अब ये अगर पाकिस्तान का मैप है, तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान का मैप स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ पे आप लिखें कि सेंट्रल एशिया, और यहाँ पे है आपका ईस्ट एशिया प्लस इंडिया। तो ये आपका क्या है, ईस्ट वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर। फिर उसके बाद आप यहाँ से डॉटेड बना दें, इस तरह लिख लें, और यहाँ पे लिखें कि अरेबियन सी प्लस मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। यहाँ पे आपके ऊपर वाली साइड पे क्या है, चाइना। तो ये क्या आ गया, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। उसके बाद आप यहाँ पे फर्दर चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, ये वाला जो प्रोविंस है आपका, ये रिसोर्स रिच बलूचिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पंजाब जो है, यानी आप ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको मैप नहीं बनाने आते तो आप बनाना सीखें, आप किसी ना किसी तरह उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, पेपर के अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने क्या चीज़ उसके ऊपर फर्दर ऐड कर सकते थे, क्या चीज़ नहीं ऐड हो सकती थी। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर ये आपकी वीकनेसेस हैं, इसके ऊपर वर्क करें, बजाय इसके कि रट्टा लगाएं बाकी चीज़ों पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। बट इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, इन चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट फॉर योर सीएसएस। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और मैं आपको पेपर दिखा दूँ, ये माहरूफ का है, मैडम माहरूफ का। अब इसमें शी वॉज द वन, जब मैंने इसका पेपर चेक किया था, आई थिंक आई चेक हर पेपर इन सितंबर 2022, और इसके पेपर के बाद आई रिमार्क हर कि भाई आपकी जो है वो पास हो जाएंगे आप, यू नीड टू फोकस ऑन योर इंटरव्यू। एंड शी गॉट 7th पोजीशन। सो जब उसने पेपर नहीं दिए थे, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि यू आर अमंग द टॉपर्स। द रीज़न, मैंने को देखा नहीं था उससे, या मैंने कोई बात नहीं की थी उससे, simply she was just a student, but because of her attempts, because of her paper and her writing, I actually make this comment। तो ये comment जो है मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ मैं आपको पता लग जाता है मुझे कि किस स्टूडेंट का एक पोटेंशियल अच्छा है, किसका पोटेंशियल अच्छा नहीं है। सो ये कैसे पता लग रहा होता है, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं जो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ओवरऑल वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हमारे साथ रिलेशनशिप है, जिसके तहत मैं आपको जज करूंगा, वो सिर्फ आपके पेपर्स के ऊपर होगा। इसी तरह एग्जामिनर भी आपके पेपर्स के ऊपर जज करेगा। तो आपने फोकस करना है अपने पेपर के ऊपर, और इसको आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ अच्छे पेपर्स दिखा दिए हैं, और आपके साथ मैंने टिप्स शेयर कर दी हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई चीज़ रह गई है जो आपको डिस्टर्ब करे और आपके पेपर प्रेजेंटेशन या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के लिए कोई हर्डल क्रिएट करे। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज, एंड अदर देन दैट द लेक्चर इज ओवर। जी, जिसके क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज हैंड। खालिद, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड था कि उसमें पाकिस्तान अफेयर और इसके जो करंट अफेयर के सवाल है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वहाँ पे कहा जाता है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस पाकिस्तान अफेयर में हर एक सवाल पे लाजमी लिखना चाहिए। तो इस पे आपके क्या है? और दूसरा ये कि सर ये भी कहा जाता है कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो हर पेपर में आप लाजमी दे बिफोर कंक्लूजन।
तो इससे आपका मतलब उसमें वो चीजें लिखे, आपका स्टैंस क्या है ऑन द गिवन टॉपिक। तो सर ये थे कुछ यार सवाल। सारा आंसर जो है हम कर रहे होते हैं वो सारा हमारे आंसर ही होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप क्रिटिकल एनालिसिस लिख के टाइम अपना भी ज़ाया करें। लिखने में मसला नहीं है, बट अगर आपने पूरा पेपर कर लिया, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो लिखते हैं, पर लेकिन क्या लिखेंगे, क्या डिफरेंट होगा? आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन पर हैं, मुझे मुझे तो सेम लगेंगे मोस्टली। तो इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस और फिर कंक्लूजन, ये आपकी अपनी ही चीज़ें हैं, आपने किसी से रट्टा नहीं लगाई, क्रैब नहीं किए। तो एक सेम चीज़ है, ये थीसिस नहीं लिख रहे आप, लिटरेचर नहीं लिख रहे आप रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, तो आप इसको छोड़ दें। आपका पूरा आंसर ही क्रिटिकल एनालिसिस है, आपका अपना अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और जो पहला क्वेश्चन है वो मैं चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है। अब इस दफ़ा हम कहते हैं कि जी करंट अफेयर पाक अफेयर का पेपर सेम होता है, बिल्कुल गलत है, सेम नहीं होता। पाकिस्तान अफेयर में वो बिल्कुल लाजमी बात है कि एक दो पेपर आपके करंट अफेयर से ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में आपके ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं, ठीक है। चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे होते हैं और उसका पाकिस्तान से रिलेशनशिप पूछा गया होता है। तो पाकिस्तान अफेयर्स में जो मेन चीज़ आपने जिसकी वजह से स्टैंड आउट करते हैं, आप दो चीज़ों से करते हैं। एक हिस्टोरिकल कोरेस्पोंडेंस, या जैसे आपने मेंशन की हिस्टोरिकल एनालिसिस, तो वो आप करेंगे पेपर्स में, क्वेश्चंस में डिफरेंट। जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, तो जैसे मैंने किसी ने पैराग्राफ में लिखा कि जी मल्टीपल पार्टीज हैं वो आपकी डायनेस्टिक हैं, तो आप लिखें, इसको एक्सप्लेन करें, हिस्ट्री में जाएं और उसको एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ें हैं। करंट अफेयर में मोस्टली हम करंट सराउंडिंग पे रह रहे होते हैं कि भाई 5 साल 10 साल तक एनालिसिस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री शामिल हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान अफेयर को स्टैंड आउट करती है, वो पाकिस्तान अफेयर्स की कोटेशंस होती हैं फ्रॉम पाकिस्तान पॉलिटिकल एनालिस्ट और हिस्टोरियंस और बुक्स के रेफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पाकिस्तान अफेयर्स में थोड़ा ऐड करते हैं। करंट अफेयर्स में करंट कोट्स आ जाते हैं, यानी जो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं प्रेसिडेंट्स की, या फॉरेन जो इसमें डिग्निटरीज होते हैं उनकी आ जाती हैं, तो उससे आपका रेफरेंस स्टैंड आउट हो जाता है। लेकिन जब मैंने अपना तैयार किया था तो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पे फोकस नहीं किया था। वो उसकी मिस्टेक मेरे से ये हुई थी पाकिस्तान अफेयर की, तो मैंने इसका पूरा सिलेबस ही नहीं तैयार किया था, मैंने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ता था और उसमें ही मैंने लिख दिया। तो इससे मुझे जो है पाकिस्तान अफेयर्स में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। और रीज़न यही है कि मैंने हिस्ट्री पोर्शन को स्किप कर दिया था। तो आप लोगों ने हिस्ट्री पोर्शन स्किप नहीं करना पाकिस्तान अफेयर्स का, इट इज़ इम्पोर्टेंट, आपने उसमें ऐड करना होता है। और यही चीज़ आपको स्टैंड आउट करके देती है। और बाकी अगर आप कंपैरिजन करें सॉरी, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि करंट के नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान के हिस्ट्री के हैं और पाकिस्तान से रिलेट कर रहे होते हैं, तो एक ऑलरेडी वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिक दोनों चीज़ें हैं इन दोनों पेपर्स में, मेरे ख्याल से समझ आ गई हैं आपको। जी जी सर, आगे थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सर जैसे आपने कहा कि डायग्राम्स वगैरह भी बनाएंगे, देन आपने जो शेयर किए पेपर वो नहीं बनाने, क्योंकि सेम बात को डायग्राम में लिख दिया गया है, तो डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट्स बिल्कुल नहीं बनाना। नहीं, फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है, लेकिन रेलिवेंसी क्रिएट करके कि ऐसा लगे कि वाकई वो कुछ मीनिंगफुल है, ठीक है, थॉटफुल है। मैप सिर्फ ये ना बनाएं कि पाकिस्तान और इंडिया, या मैप बना दिया मिडिल ईस्ट का, उसके ऊपर कुछ रिप्रेजेंटेशन भी ऐड करें। तो ये चीज़ मैंने कही। हाउ वुड सम वर्ड लाइक illustration describe critically evaluate and list used in questions? अच्छा, आपका मुझे नाम नहीं पता जिसने क्वेश्चन किया है ये। इस चीज़ के ऊपर मैंने कभी फोकस नहीं किया, इलिस्ट्रेट करें, डिस्क्राइब करें, क्रिटिकली इवेलुएट करें, एनालिस्ट करें, ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ वेरी होती है। अब इलिस्ट्रेट, अगर फॉर एग्जांपल आप इलिस्ट्रेट करें एनर्जी क्राइसिस, तो आप उसमें बताएं कि कौन सी उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं। डिस्क्राइब भी उसमें सेम आ जाएगा। लेकिन आप अगर इलिस्ट्रेट करें चेंजेस इन वर्ल्ड ऑर्डर, तो आप फिर उसको बतानी पड़ेंगी एग्जांपल्स के साथ कि ये इलिस्ट्रेशन है। डिस्क्राइब अगर पूछ लेता है तो वो फिर आ जाएगा कि आप वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्या है वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ें और उसके रीजंस क्या हैं उसके चेंज होने के। तो ये जो वर्ड्स हैं इसका कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है कि इसका लिटरेरी मायनी मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें,
ये आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको मैं उसका उर्दू मीनिंग में बताऊंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, और उसको कंपार्टमेंटलाइज कर लेंगे। चाहे उसने डिस्क्राइब से पूछा, क्रिटिकली इवैल्यूएट से पूछा, एनालाइज से पूछा, तो पूछा क्या है उसको आप हाईलाइट करें। ठीक है जी। क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? सेफ साइड 7 to 8 पेजेस। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए यू नीड फर्स्ट थिंग 600। अगर बेहतर एजुकेशन चाहिए तो 630-50 में आपका बहुत अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। क्वेश्चन की लेंथ 7-8 पेजेस, जैसे मैंने बताया। 7-8 पेजेस जो है वो रिकमेंडेड है। अब ऐसा नहीं है कि 7-8 पेजेस से कम वाले पास नहीं होते, वो भी हो जाते हैं, अच्छे नंबर भी ले लेते हैं। वो स्टैंड आउट, फिर उनकी बाकी चीज़ें मैटर कर रही हैं, कंटेंट है, रेलिवेंसी है, टू द पॉइंट है, नीटनेस है, प्रेजेंटेशन है। लेकिन इन चीज़ों के साथ आप 7-8 पेजेस लिखें तो आप एक सेफ साइड पे हैं कि भाई आप अब अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है ना भाई। ये हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ सीएसएस इसलिए नहीं कर रहे कि ये कोई डिग्री है और हम दे के आ जाएंगे। आप सारे इधर लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन के अंदर हमेशा एक्स्ट्रा चीजें जो हैं, एफर्ट आपकी रिक्वायर्ड होती है, आपने एक्स्ट्रा इनपुट करनी होती है। माइंडसेट आप बनाएं कि आपने हर चीज में एक्सेलेंस लेके आनी है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया कि हर क्वेश्चन की आउटलाइन बनाना लाजमी है। नहीं, आउटलाइन बनाएं रफ में, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपने लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, एक थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो जाएगी। नोट ऑन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपने नहीं लिखनी। जी नाज़ीन, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो नाज़ीन, आपका क्वेश्चन? अच्छा, किसी ने कहा कि सिर्फ हम पैराग्राफ्स के अंदर लिखें या बुलेट पॉइंट्स। तो करंट अफेयर में बुलेट पॉइंट्स आप ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन पाक अफेयर में कोशिश करें कि 80% पैराग्राफ लिखें, 20% आप बुलेट्स लिखें। करंट अफेयर में इट कैन बी 60-40, 60% पैराग्राफ लिख लें, 40% बुलेट्स लिख लें, ठीक है, या 50-50 भी हो सकता है, इतना मसला नहीं है। पाक अफेयर वाले जो है ना उसको स्टैंडर्ड एक आंसर के तौर पे कंसीडर करते हैं, वो चाहते हैं कि पैराग्राफिंग ज्यादा हो। नाज़ीन का आंसर मेरे ख्याल से माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हुआ। जुल्कर नैन, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं चार्ट और ग्राफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि उनमें एक स्पेसिफिक डेटा होता है कि इस ईयर ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। तो अगर मैं वो डेटा नहीं याद पड़ रहा तो क्या हम एक ओवरऑल ट्रेंड बना सकते हैं चार्ट या ग्राफ में, या रहने दें? बेसिक पॉइंट्स बनाए ना। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, आपको ये तो होना चाहिए यार एंड पॉइंट पे कितनी पॉपुलेशन है, स्टार्ट पे कितनी थी, बीच वाले ना याद हो तो। ठीक है। और एक्सिस भी आप करें कि ये ईयर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आप लिख लें कि 2023 के अंदर हमारी पॉपुलेशन लेट से 240 मिलियन है, और ये लेट से 1951 के अंदर पहला सेंसस हुआ था, तब हमारी जितनी भी थी। तो ये दो चीज़ें तो आपको पता हो, और आपको पता हो कि किस तरह आपकी पॉपुलेशन ऊपर गई है। आप स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए, ये ना हो कि खाली लिखा है और उसके ऊपर कुछ ना हो, तो वो फायदेमंद नहीं होती। करंट अफेयर के एमसीक्यूज के लिए मैंने पेपर में भी बताया है कि आपको कुछ मैं एमसीक्यूज कंपाइल करके दे दूंगा। इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ कर सकता। बाकी आप फोकस करें, मीडिया न्यूज़पेपर में जो हैपनिंग आ रही है, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज मैं क्लास के साथ बताता रहता हूँ कि भाई ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ साथ। कश्यप, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे वाले पूछना था कि जो हमारी प्राइमरी हेडिंग है उसको कैपिटलाइज करना है, लाइक क्योंकि कहते हैं कि स्मॉल लेटर्स में हेडिंग्स वगैरह लिखनी है, बट टूगल में लिखना है कि आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर लें, सारी कैपिटलाइज कर लें। ये करंट अफेयर पाक अफेयर ऐसे का तो है नहीं, तो इसमें कुछ भी चलेगा। अच्छा, और सर अगर हमसे ना किसी लाइक पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस पूछी गई हैं, जैसे रशिया यूक्रेन एंड रशिया वॉर के ऊपर है, तो हम वे फॉरवर्ड वगैरह दें, एंड देन अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो हम ओवरव्यू दें पूरी वॉर का, जो सब कुछ हो रहा है। पूछा गया है, अगर उसमें रिक्वायर्ड हो सकता है लाइक एक पेज में आप लिख सकते हैं तो फिर ठीक है। अगर एंड नहीं देन लिख सकते, लाइक अगर आपको लग रहा है कि इस पर 3-4 पेज मेरे लग जाएंगे, तो जरूरत नहीं है देने की। जो पूछा गया उसके ऊपर आपने फोकस करना है।
या तो अगर सर एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, आप समझते हैं कि उसकी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिमिटेड टाइम में या उसमें कर सकता हूँ, तो दैट इज फाइन, आप उसको कर दें। सर अगर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस पूछी गई हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू देके इम्प्लीकेशंस लिखें, और इम्प्लीकेशंस मतलब 5 to 7 पॉइंट्स है मिनिमम और मैक्सिमम कह लें, तो 7 to 8 पेजेस नहीं हो पाएंगे फिर, तो ये आइडियल लेंथ अगर हम रीच नहीं कर पाएंगे तो। कंपटीशन है, ना करें रीच, खुद कंपटीशन से पीछे जाएंगे, स्पीड करें अपनी राइटिंग को। किसी ने आपको कंपल्शन तो नहीं कही ना कि आप लिख के आए, आप पेपर ही क्यों दे रहे हैं? देखे ना, फिर तो ये भी आप पेपर ही ना दें। मतलब मेरा पॉइंट यही है कि कंपटीशन में हर चीज मैटर कर रही है। नहीं लिखे जा रहे तो आप कोशिश करें कि लिखें, कोशिशें खत्म ना करें। मैं आपको कह दूं कि नहीं लिखें कोई बात नहीं, ये तो गलत बात है। आई विल अगेन आस्क यू कि लिखें, उससे फायदा है आपका, मेरा फायदा नहीं है। मेरा तो नुकसान है, मुझे ज्यादा पेपर चेक करने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी डॉक्टर आमना। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Say if a question has more than 3 or 4 parts, like sometimes ये होता है कि 3 से 4 different dimensions में पूछा हुआ होता है और उससे पहले भी उसका बैकग्राउंड दिया हुआ होता है, तो हम उन 3 से 4 जो डायमेंशंस हैं उनको उस बैकग्राउंड के सिनेरियो में एक्सप्लेन करेंगे ना, हेडिंग्स के फॉर्म में। जी बिल्कुल, उस बैकग्राउंड के फॉर्म में आप एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अगर इस तरह के कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें फिर ये होता है कि आप बैकग्राउंड ना एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने बताया आधे पेज पे, एक पेज पे आप डायरेक्टली आ जाए, क्योंकि आपके पास पे इतना टाइम नहीं होगा कि हर एक को जस्टिफाई कर सके, लेंथी हो जी जाएगा सर। फिर। तो ये भी जी सर। मैटर करता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आउटलाइन पहले आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने किस चीज़ को कितना हाईलाइट करना है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, तो जी उससे सर। फिर आपको ओवरऑल हेल्प मिलती है। जी सर। सर जैसे पाक अफेयर्स में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर तो मैंडेटरी होगा तो हम उस उन हेडिंग्स में इनकॉर्पोरेट कर देंगे ना, सेपरेटली तो नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे। नहीं, हेडिंग्स में इंकॉर्पोरेट करेंगे। या फैक्ट्स का आपने पूछा? सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बिल्कुल फैक्ट्स में नहीं लिखेंगे, मतलब पहले नहीं लिखेंगे, आप आर्गुमेंट्स जी में सर। अपने ऐड करेंगे, पैराग्राफ के अंदर जी ऐड सर। करेंगे। जी सर। और सर पाक अफेयर्स में प्रेफरेबली हमें सेपरेटली लिखना चाहिए आफ्टर इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल आर्गुमेंट्स? जी सर। सर अगर प्री पार्टीशन का क्वेश्चन है तो उसमें तो डेफिनेटली सारा का सारा बैकग्राउंड ही आ जाता है, लेकिन नहीं कुछ ऐसे नहीं, क्वेश्चंस पोस्ट हैं। पार्टीशन में अगर पूछे नहीं है उसने, फॉर एग्जांपल नेशनल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, जी तो सर। आप उसमें हर पॉइंट ही आपकी हिस्ट्री से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, जी सर। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है नॉन ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स या चैलेंजेस टू सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ओवरऑल ये हिस्ट्री में ही जाएंगे आप, और सारा उसमें फिर अपने आर्गुमेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पैराग्राफ को आर्गुमेंट्स कहाँ से ऐड करेंगे, वो हम हिस्ट्री से लेके आएंगे। ठीक है, जी जैसे सर। पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपकी हिस्ट्री में जाएंगे। इकोनॉमिक इश्यूज अगर आ जाता है तो उस पर ज़्यादा आप बताएंगे कि भाई प्रीवियस हमारी ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमारी 1960s में भी थी, या इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी इश्यूज हैं। तो पाक अफेयर में अगर उसने स्पेसिफिकली पूछा हुआ है हिस्ट्री तो आप हेडिंग दें, नहीं पूछा हुआ तो हर पॉइंट के अंदर आप उसको रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर। सर बस लास्ट ये कि अगर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस नहीं पूछी हुई और स्टिल हम थोड़ा सा पैराग्राफ एंड में ऐड कर देते हैं बिफोर कंक्लूजन, तो इज इट विल यू सजेस्ट दिस? कौन सा आप कोई स्टेटमेंट बताएं। सर जैसे अब अगर रशिया यूक्रेन की ही बात की जाए तो अगर उन्होंने नहीं पूछा हुआ कि पाकिस्तान पे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, तो स्टिल हम अगर वहां पे बता देते हैं, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि इट इज अंडरस्टूड कि पाकिस्तान पे जो इम्प्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमने वहां पे बताने होते हैं लास्ट में। हाँ, उसको फिर आप ओवरऑल इम्प्लीकेशंस में पाकिस्तान की भी हेडिंग डाल दें, सेपरेट हेडिंग की बजाय, मतलब अगर उसने इम्प्लीकेशंस पूछा हुआ है। ऑलराइट सर। यानी अगर उसने नहीं ऑलराइट सर, पूछा तो गॉट इट। एक्स्ट्रा लिंक करना डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप उसको फिर इस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके साथ हेडिंग के अंदर ही अपनी लिंक कर सकते हैं। जी सर। और सर केस स्टडीज को आप सेपरेटली सजेस्ट करेंगे बताना, या फिर हम उनको बीच में ही इनकॉर्पोरेट कर दें हेडिंग्स में, जैसे डिफरेंट हम कंट्रीज की बता रहे होते हैं केस स्टडीज। हाँ, अच्छा उसको सेपरेट भी लगा सकते हैं, लेकिन बीच में भी आप लगा दें और उसमें आप उसको स्टैंड आउट कर दें। जी सर। सर मॉडल्स केस स्टडीज ये सब कुछ। हाँ जी, उसको स्टैंड आउट कर दें। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। हाँ। अच्छा दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सर अभी सलाम। आपने बताया कि जो करंट अफेयर में जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या हम जिस तरह हम इश्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो क्या हम इंट्रोडक्शन के बाद एक पेज पे या टाइमलाइन दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जिसमें हम उसको सिंस इंसेप्शन जो है वो टिल टू डेट जो है वो उसको हम कार्व आउट कर दें कि ये इंसिडेंट्स हुए हैं जिस तरह आप बता रहे थे कि हम उसको पैराग्राफ में इनकॉर्पोरेट कर दें तो क्या नहीं, अगर उसने हम पूछे नहीं फिर हुआ से तो ये नहीं है कि हमें आपको अपना ऐड टाइमलाइन दे करना दें शुरू करें। अगर उसने पूछे ही सॉरी नहीं है तो क्यों आप लिखेंगे, जब उसने पूछे ही नहीं है ये चीज। ओके सर। सर दूसरी चीज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज ये कर रही थी कि पाक अफेयर के इंट्रो पे करंट अफेयर से डिफरेंट क्या चीज़ होनी चाहिए। मतलब पाक अफेयर में मोस्टली हिस्ट्री हिस्टोरिकल वाला हिस्टोरिकल कोरेस्पॉन्डेंस या हिस्टोरिकल रिलेशंस आप उसमें लिख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ, या कोई कोटेशन हिस्ट्री वाइज लिख सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स राइट। अपॉन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है। हम पाक अफेयर वाली क्लास में भी पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें फिर आपको पाकिस्तान अफेयर्स वाले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। राइट सर। थैंक यू सर। जी अदीब, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि एक क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर एक मैप काफ़ी होता है या बार बार मैप, जैसे अगर जियोग्राफिक पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस पे लिखा जाए तो उसमें हम ये तो नहीं कि हर प्रोवेंस का अलग अलग मैप बनाएंगे। एक मैप काफी है अगर आप उस पर लिखते हैं, एक्सेसिव जी मैप भी नहीं डालने। जी सर। और सर ये जो आपने अभी पैटर्न बताया है, इसी पैटर्न को लेके हम दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, दूसरे पेपर हैं, उनको इसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह या पॉइंट्स वाइज। जी इसी तरह हेडिंग कन्वर्ट कर यूज कर सकते हैं। ब्लैक सॉ जो ब्लीच। जी इन- थैंक यू सर। सॉरी। थैंक यू सर, यही पूछना था। जी सुरक्षा। सर अस्सलाम वालेकुम। वाल सर मुझे ये पूछना था, सर आपने जो बलूचिस्तान का मैप बनाया ना सर, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई कि सर हम इंट्रो वाले पेज पे मतलब ये मैप बनाएंगे इंट्रो में, या फिर सर उसके बाद हम एक अलग से हेडिंग देकर जस्ट उस मैप को बना के चीज़ें ऐड करेंगे। सर एक ये था। दूसरा सर मतलब एटलीस्ट कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि सर आई हर्ड फ्रॉम सीनियर्स कि जितनी ज़्यादा हेडिंग्स आपकी होंगी, क्योंकि ये एक कंपटीशन है, तो उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सर। मैं आंसर करता हूँ, एक कॉल अटेंड कर लूँ। चले मैं कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन में पेज में भी ऐड कर सकते हैं मैप, लेकिन नेक्स्ट पेज पे ऐड करें वो पूरा उसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डाटा। और हेडिंग जितनी ज़्यादा हो वो अच्छी है, लेकिन हेडिंग्स जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए आपके, मतलब उसमें फिलर पैराग्राफ ना हो, ठीक है। तो तकरीबन आप देखें 10 से 15 जो है वो आर्गुमेंट्स आपके होने चाहिए। सो मुझे कॉल आ रही है, डेट्स ऑल। इफ्तिखार आपका क्वेश्चन है, मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई विल आंसर इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा क्लास से, और इन चीज़ों का हमने फॉलो करना है। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। वी हैव टेस्ट ऑन दिस वीकेंड।